नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। आज बात आजादी के उन मतवालों की करेंगे जिन्होंने भारत को गुलामी के जंजीरों से मुक्त कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। भारत मां के ऐसे ही एक सपूत थे शहीद उधम सिंह, जिन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के दोषी जनरल डायर को मौत की नींद सुलाकर बदला लिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसे सभी देशभक्त और संत महापुरुषों की याद में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महापुरुषों के विचार से समाज में फैले कुरीतियों को दूर करना है, आपसी भाईचारे को बनाए रखने की सीख देना है, देश प्रेम की भावना जागृत करनी है, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज हित में काम करने की सीख देनी है, देश की उन्नति, प्रगति और तरक्की को लेकर जन जागृति लानी है। क्योंकि जब तक समाज का हर एक व्यक्ति देश हित में नहीं सोचेगा, विकास की रफ्तार में गति नहीं मिल सकती है। तो शुरू करते हैं विकासशील हरियाणा का सफर और जानते हैं कि महापुरुषों के विचार प्रदेश के विकास में कैसे मददगार साबित हो रहे हैं। महापुरुषों की याद में मनाई जाने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत 2 दिन पहले कुरुक्षेत्र में शहीद उधम सिंह बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपने संबोधन में शहीद उधम सिंह की वीरता को याद किया और बताया कि कैसे उधम सिंह शहीद होते समय भी हम सभी को आपसी भाईचारा का संदेश दे गए थे। मां भारती के कई ऐसे सपूत हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राणों की आहुति दी है, और इन्हीं में से एक थे शहीद उधम सिंह, जिन्होंने जलियांवाला हत्याकांड का बदला अंग्रेजी हुकूमत से लंदन में जाकर लिया था। सोमवार को शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें याद किया और बताया कि कैसे उधम सिंह के अंदर बचपन से ही देशभक्ति हिलोरे मार रही थी, देश को आजादी दिलाने की ज्वाला सीने में धधक रही थी। बेहद कम उम्र में उधम सिंह देश पर मर मिटने की कस्में खा चुके थे, अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुके थे, अंग्रेजी हुकूमत को देश से बाहर करने की ठान ली थी। जब जनरल डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग में निहत्थे और निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही थी, तब उधम सिंह बहुत छोटे थे और उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, जिसका प्रतिशोध उन्होंने जनरल डायर को गोली मार कर लिया था। भारत मां के वीर सपूत उधम सिंह, जिनके बचपन का नाम शेर सिंह था, उन्होंने शहीद होने से पहले अपना नाम राम मोहम्मद सिंह बताया था। इस नाम के जरिए उधम सिंह आजादी की अलग एकजुटता के साथ पूरे देश में जगाना चाहते थे। देश की आजादी के मतवाले, जिनके बलिदान से उस समय की पीढ़ी को देश की आजादी के लिए प्रेरणा मिली, ऐसे शहीद उधम सिंह जी के शहीदी के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। उनके इतिहास के बारे में बहुत सी बातें यहाँ बताई गई हैं, लेकिन जो कुछ जानकारियां ऐसी भी हैं, शायद चर्चा हुई कि नहीं हुई, मेरे आने से भी पूर्व भी हो सकती हैं। बहुत गरीब परिवार, सामान्य परिवार से वो बालक, जिसका जन्म 26 दिसंबर 1899 में संगरूर जिले के सुनाम कस्बे में हुआ। बालक सेवाभावी था, बचपन का नाम शेर सिंह था, और जब भी कभी उत्साहपूर्वक ऐसे मंगल कार्य होते थे, मेले लगते थे, ऐसे स्थान पर सेवा करने के लिए पानी भी पिलाने का काम वो करते थे। जैसे एक युवक की मन की इच्छा के अनुरूप सेवा भाव से बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में जो एकत्र हुआ, उस समय देश की आजादी की ज्वाला सब लोगों के मन में धधक रही थी। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जैसे मेला लगता वैसा मेला भी लगा।
और वहां देश गुलाम था, आजाद कराने के लिए तरह तरह की भाषण, तरह तरह की चर्चाएं वहां हो रही थी। और वह अचानक जालिम अंग्रेज सरकार के कुछ अफसरों ने गोली चलाई। 3 अधिकारी सीधे सीधे उस नरसंहार के और जिम्मेवार थे। शेर सिंह अपनी आंखों से वो देख रहे हैं। गोली बहुत चली, गोलियों की बौछार हुई वहां। जनरल डायर उसमें थे और इसी प्रकार से वहां अन्य अधिकारी जनरल मोएली, सर माइकल डवायर वहां थे, एक जेटलैंड नाम के अधिकारी थे। तो ऐसे इन अधिकारियों के आदेश पर लोगों ने जान बचा करके भागने की कोशिश की। कुछ लोग गोलियों से भुन गए, बहुत लोगों ने इज्जत बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन बालक सारा दृश्य देखता रहा। शेर सिंह बच तो गया, बच गया, लेकिन मन में क्रोध की अग्नि उस समय उबाल खाने लगी कि मेरे देश के लोगों के ऊपर, निहत्थों के ऊपर गोलियां चलाने का बदला लेकर के ये जो सामने दिख रहे अधिकारी हैं, इनकी हत्या करके मैं बदला लूंगा। और उस दिन से मन में तरह तरह की तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि ये सारे विदेशी अधिकारी थे, इंग्लैंड में थे। विचार बना लिया कि इंग्लैंड जाकर के और मौका कोई ना कोई प्राप्त करते ही जनरल ड्वायर को मारना है। कहते पहले उधम सिंह नाम नहीं था, विदेश जाने के लिए नाम भी बदल लिया। उधम सिंह नाम से विदेश चले गए और वहां जाकर, जैसा अभी हमारे कर्णदेव जी सारा विषय बता रहे थे एक मीटिंग के अंदर, इन अधिकारियों को वहां पहुंचना था, जनरल डवायर को भाषण देना था। भीड़ भरा हॉल, किताब के अंदर एक खांचा बना करके अपना पिस्टल डाल के ले गए। जैसे भाषण देकर जनरल डवायर बैठे, धड़ाधड़ कुर्सी पर बैठे बैठे 3 गोलियों से मार दिया। और हत्या करने के बाद वहां से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीना चौड़ा करके उन्होंने कहा कि मैंने अपने देश के अंदर जो कत्लेआम देखा है उसका बदला गोलियां चलाकर जनरल डवायर को मार करके बदला ले लिया है। पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ते ही पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे, मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह। उन्हें नाम अपना उधम सिंह उस समय नहीं बताया, राम मोहम्मद सिंह। पास में जो और लोग थे उन्होंने पूछा हल्के से, तुम्हारा नाम उधम सिंह है, तुमने राम मोहम्मद सिंह क्यों बताया? कहने लगे, देखिए मेरे देश के लोगों को मैं इस नाम से जगाना चाहता हूं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इनको इस एक नाम से जगाया जा सकता है। राम हिंदुओं के लिए, मोहम्मद मुसलमानों के लिए, सिंह सिखों के लिए। मन में उस समय विचार था, मेरे देश के लोग जागृत कैसे हों। ये दिन 1940 13 मार्च का था। आजादी के मतवाले उधम सिंह का बलिदान देश ने व्यर्थ नहीं जाने दिया। पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठने लगी। जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अंग्रेजों की तानाशाही को उखाड़ फेंकने की कस्में खाई जाने लगी। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी एक स्वर में आजादी की कीमत अपनी जान देकर चुकाने को तैयार हो गए। देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी क्रांति शुरू हो गई और सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत की पैरों तले से जमीन खिसका दी थी। 1940 के बाद हम देखते हैं कि इस देश के अंदर उस समय कितना क्रांतिकारी बदलाव हो रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन भी उस समय किया। दुनिया का दूसरा विश्व युद्ध उस समय हुआ। देश को किसी भी तरीके से आजाद कराना है। क्रांतिकारी भी उठ खड़े हुए। शांति दूत महात्मा गांधी की यात्राएं भी उस समय शुरू हुई। सारे देश में जन जागरण चल रहा था।
अंग्रेज ने पकड़ के जेल में डाल दिया और देखिए उनकी चुस्ती फुर्ती, 2 दिन के अंदर अंदर दोषी करार दे दिया, फांसी की सजा सुना दी और 4 महीने के अंदर अंदर 31 जुलाई 1940 को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। उस दिन इस देश के लोगों के रोंगटे खड़े हुए कि शहीद उधम सिंह ने देश के लिए जान दी है, हमको इस अंग्रेज को यहां से भगाना है, देश को आजाद कराना है। ये मैं समझता हूं उनकी इतनी बड़ी प्रेरणा थी कि उनको कभी भुला नहीं सकते हैं, कभी भुला नहीं सकते। आखिर आज हम खुली हवा में आजाद भारत में सांस ले रहे हैं तो केवल ऐसे बलिदानियों के बलिदान के कारण से ले रहे हैं। इंग्लैंड की धरती पर यानी भारतवर्ष से बाहर क्रांतिकारियों में किसी का इस प्रकार का फांसी से फंदा चूमने का ये इनका दूसरा उदाहरण था। उससे पहले मदनलाल धिंगड़ा भी कर्नल वाहेली को मार करके उन्होंने भी फांसी का फंदा वहीं चूमा था। आजादी के ऐसे ही सैकड़ों हजारों महानायकों की बदौलत आज हमारा देश गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर खुली हवा में सांस ले रहा है। और अब हमें इस आजादी को बरकरार रखना है, जात पात के भेदभाव को खत्म करना है, देश की तरक्की, प्रगति, उन्नति की बात करनी है। अंतिम का उदय कैसे हो, इस बारे में सोचना है। देश आजाद हो गया है, लेकिन आजादी के बाद एक बात हमारे ध्यान में जरूर रहनी चाहिए कि इस देश को इतना मजबूत करना है कि अब दोबारा से दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी संस्था भारतवर्ष के ऊपर टेढ़ी नजर से न देखे। उस समय हमारे लिए नारा होता था, देश के लिए मरना है, मरना पड़ेगा तो मरेंगे, आजादी लेकर रहेंगे, देश के लिए मरेंगे। लेकिन मित्रों, भाइयों बहनों, आज देश हमारा आजाद है। आजाद देश के समय अब हमारी जिम्मेवारियां भी बदल गई हैं, हमारा लक्ष्य टीचा भी बदल गया है। आज अपने देश को हमने कैसे आगे बढ़ाना, कैसे ऊंचा उठाना है। और आज अगर हमको नारा कोई देना है तो आज हमें देश के लिए जीना है। आज देश के लिए जीना है और जी करके देश के लिए अच्छे काम करने हैं। अपने समाज को देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत करके अपने समाज की एकता ये बनाकर रखनी है। हम सब एक हैं, एक होकर के इस देश की रक्षा सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। दुनिया में हमारा देश आजादी के बाद जिस गति से आगे बढ़ जाना चाहिए था, शायद उसमें कुछ कमी रही। हम और जापान एक साथ आजाद हुए थे, 1 आध साल के अंतर में। जापान अपनी देशभक्ति के सहारे दुनिया के अंदर आज पहले 5-7 स्थानों के अंदर ही अपना नाम कमा गया, क्योंकि जन जन में देशभक्ति की भावना थी। लेकिन हम लगातार देश की आजादी के 60-65 साल तक स्वार्थ में डूबे रहे। हमारी शिक्षा में से नहीं हुई, हमको उस प्रकार की दिशा नहीं दी गई। हमारे राजनेताओं ने उस ओर सोचा नहीं। मैं आभारी हूं, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि अब उन्होंने सब कुछ जो काम करना देश के लिए करना, ये देश की जनता को दिशा देनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, देश पहले, इंडिया फर्स्ट, बाकी सब बाद में। आज हम एक भी कदम आगे उठाते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें हमारे देश का भला है कि नहीं है। और अगर देश का भला करना है तो जो सरकारें हैं, चाहे हमारी केंद्र की सरकार है, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार है, हमको जनहित में सारे काम करने होंगे कि जनता को हम कैसे आगे बढ़ाएं। और जनता अगर आगे बढ़ती है तो देश अपने आप आगे बढ़ता है। अब जनता में भी बहुत वर्ग हैं, अलग अलग, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, मध्यवर्गीय भी हैं।
पंडित दीनदयाल जी से किसी ने पूछा कि अगर आप देश को सुखी देखना चाहते हो तो आपका प्रोग्राम बताइए कि आपका क्या प्रोग्राम होगा आगे जा करके, क्योंकि उस समय विपक्षी दल के अंदर वो राष्ट्रीय महासचिव थे। राष्ट्रीय महासचिव होके नाते पार्टी अगर कहीं राज्य में आती है तो क्या प्राथमिकता होंगी, ये हमारे पत्रकार ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, समाज का अंतिम व्यक्ति, समाज की अंतिम बिरादरी, समाज का अंतिम जो पिछड़ा हुआ इलाका, काम के नाते, व्यवसाय के नाते जो ऐसा वर्ग जिसके व्यवसाय को आगे बढ़ाना आवश्यक है, जब तक इन सब नीचे से लोगों को बढ़ा करके आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक समाज सुखी नहीं हो सकता। हमारा सबका दायित्व है, जो हमारे पीछे रह गया उसको साथ लेके आगे बढ़ें, ये हमारी जिम्मेवारी है। इसको कहते हैं अंत्योदय। ये बात तो ठीक है, हर कोई आज आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ने में एक होता अपने साथी को, पीछे वालों को भी कहें आओ आगे बढ़ो, और एक होता है जो आगे चले गए उनको पकड़ के पीछे खींचो, मैं आगे बढ़ जाओ। हम प्रतियोगिता करें, हम कंपटीशन करें, लेकिन सबको साथ लेके जो पीछे रह गए उनको आगे बढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ाएं। ये नहीं है जो आगे बढ़े हुए उनको पकड़ो, उनको बैठाओ, उनको खींचो, टंगड़ी मारो फिर हम आगे बढ़े। ये स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल महापुरुषों के जीवन को अपनी जिंदगी में उतारने का दम भरते हैं। महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने का वचन लेते हैं। जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की बात करते हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देते हैं। देश कैसे मजबूत होगा इसका मंत्र देते हैं। सरकारी संसाधनों पर पहला हक गरीबों को देने की बात करते हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, इन महापुरुषों के बलिदान से हमको बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं। इनके विचार को समाज के जन जन तक पहुंचाना ये हमारा काम है, हमारा दायित्व है। जब हमने सरकार बनाई, लोग जातिवादी की बहुत बात करते थे, उसी आधार पर राजनीति भी करने लगे थे। हमने कहा ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमने एक नारा दिया था उस समय, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हम सब हरियाणा के लोग हैं जहां तक अपने प्रदेश का विषय है। अगर देश का विषय तो हम सब भारतीय हैं, हम देश के नागरिक हैं। अपनी इकाई के नाते से हम आगे बढ़ेंगे तो सबको, सबका भला भी होगा, सब साथ चलेंगे। एकता के सूत्र में बांध कर हमको चलना चाहिए, यही देशभक्ति है। और यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम ऐसे सब महान क्रांतिकारियों को जो बलिदान हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, मदन लाल धींगड़ा हो, उधम सिंह कंबोज हो, बिस्मिल्लाह खां हो, जितने भी नाम लिए जा सकते हैं क्रांतिकारियों के, उन सब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही है। तो भाई बहनों, हमने सरकार की योजनाओं में बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं कि हरियाणा सरकार ऐसा मानती है कि हमारे साधनों पर, संसाधनों पर सबसे पहला अगर अधिकार है तो गरीब का है। गरीब को हम कभी भी सरकारी खिड़की पर बुलाने के बजाय योजना ऐसी बनाएंगे कि सरकार उनके घर पर जाकर के उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, चाहे वो उनकी शिक्षा है, चाहे उनका स्वास्थ्य है, चाहे उनकी सुरक्षा है, चाहे उनका स्वाभिमान है, चाहे उसका स्वावलंबन है। सब चीज़ें सुशासन के माध्यम से उन तक पहुँचाई जाए, ये हमने सरकार में एक बीड़ा उठाया है। अगर एक स्वस्थ समाज को बनाना है, एक अच्छी सोच के समाज को बनाना है, तो हमको क्राइम खत्म करना होगा, हमको करप्शन खत्म करनी होगी, और हमको कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इसकी भी समाप्ति करनी होगी। शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कंबोज सभा की मांग पर करनाल की निर्माणाधीन धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं कुरुक्षेत्र की धर्मशाला के लिए 21,76,076 रुपए और शाहाबाद की धर्मशाला के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा कुरुक्षेत्र की धर्मशाला के लिए सांसद नायब सिंह सैनी ने भी 11 लाख रुपए दिए, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। मुझे इस बात का गर्व है कि समाज के सब लोग पहले अपने समाज में, फिर बाकी सब लोगों के अंदर जा करके भी समाज सेवा के बहुत से काम करते हैं, और उसमें
सब लोग कुछ ना कुछ अपने प्रयत्न करते हुए कोई ना कोई केंद्र स्थान भी बनाते हैं। उन केंद्र स्थानों पर समाज की धर्मशालाओं के नाम से पुकारा जाता है। जैसे अभी मुझे बताया गया कि कंबोज धर्मशाला हमारी कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन है। मैं पीछे आया था तो उसके सहयोग के लिए, सहायता के लिए कुछ ना कुछ शायद किया था, याद नहीं रखता, मैं करके भूल जाता हूँ, लेकिन एक बार मैं करके गया हूँ, एक बार करके गया हूँ। अभी मुझे जानकारी दी गई कि करनाल में भी एक कंबोज धर्मशाला जमीन उन्होंने ले ली है, उसका भी शिलान्यास होना है। और ऐसे ही शाहबाद में भी एक कंबोज धर्मशाला वो भी बनी है, शायद उसमें भी कुछ काम बाकी है, थोड़ा काम बाकी है। तो स्वाभाविक है, अपेक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री को सबसे आखिर में बुलाने का कारण भी ये होता है, शायद कोई हमारी मदद कर जाए। निश्चित जब भी जाता हूँ हर समाज की मदद करता हूँ। सबसे पहले तो इस प्रकार के महापुरुषों की जितनी भी उनके सम्मान विचार की जो योजना बनाते हैं कि उनको सम्मानित किया जाए, वहाँ विचार प्रसार किया जाए, तो ऐसे सारे कार्यक्रम भी अब सरकारी योजना से होते हैं। उसमें जो खर्च आता है वो सरकार करती है। ये कार्यक्रम भी उसी सरकारी योजना के अंतर्गत हो रहा है। पहले भी हमने सब महापुरुषों के कार्यक्रम ऐसे किए। उसी के साथ करनाल धर्मशाला को चूंकि पहली बार वहाँ उसका शिलान्यास भी होना है, तो मैंने निवेदन किया है महंत बाबा मुमन शाह जी, बाबा ब्रह्मदास जी को कि वो जा करके शिलान्यास करके आए और अपनी तरफ से कोई योगदान भी करें। मैंने उनको विश्वास दिलाया। वो मुझे कहने लगे भी आपका योगदान, मैंने कहा मैं आज ही कर देता हूँ। तो करनाल धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपए मैं घोषणा करता हूँ। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र धर्मशाला, चूंकि इसका काम अधूरा है, इस काम में योगदान पहले तुम्हारे मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि मैं भी कुछ योगदान उसमें करना चाहता हूं, तो मेंबर पार्लियामेंट नायब सिंह सैनी जी की तरफ से 11 लाख रुपए और 21,76,076 रुपए मैं अपनी तरफ से। अब आप कहेंगे कि 21,76,076 क्या है? ये भी एक रहस्यमयी बात बताता हूं। जैसे मैं मंच पर चढ़ा तो आपके जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्री बाबूराम कंबोज, और ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कंबोज बिरादरी का यह सारा काम संगठन का अपने घर के एक कमरे से शुरू किया था। इस प्रकार के ये स्नेही आदमी हैं, सारे समाज को साथ लेकर चलने वाले। इन्होंने चढ़ते ही मुझे एक कागज मेरे हाथ में दिया। मैंने खोल के देखा तो देखा मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपनी तरफ से 76,076 रुपए देने के लिए मुझे चेक दे दिया है। अब वो तो चूंकि मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है, निश्चित रूप से वो 76,076 रुपए अभी जो बाढ़ आदि आई है उसमें मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से लाखों करोड़ रुपए का खर्च होता, वो उसमें तो जाएगा। लेकिन मुझे भी लगा कि ये एक कर्ज मैं अपने ऊपर लेके ना जाऊं। मैंने अपने उस 21 लाख में 76,076 रुपए और मिला करके इस धर्मशाला को दे दिए। इसी प्रकार जो हमारी शाहबाद की धर्मशाला बन चुकी है, थोड़ा सा काम बेदी जी बता रहे हैं थोड़ा बाकी है, रामकरण जी भी हमारे जानते होंगे, 5 लाख रुपया उसके लिए भी मैं अपनी ओर से अनुदान की घोषणा करता हूं। और देखिए, काम आप आगे बढ़ाइए, समाज के लोग भी आगे बढ़ें, वो भी इकट्ठा करें। जो हमारे जिम्मे लगाते रहेंगे हम भी लगातार करते रहेंगे, कमी नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ प्रदेश को आगे ले जाना है और इसकी झलक उनके कामों में भी देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने समाज कल्याण और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन समय के साथ इनकी कुर्बानियां इतिहास के पन्नों में दफन होती चली गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसे महापुरुषों के कामों को फिर से जीवित करने का बीड़ा उठाया है और प्रदेश भर में सरकारी खर्चे पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज के लिए हमारे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।